आज का प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम है। मुहर्रम की ये तारीख़ें तारीख़ का वो सबक हमें देती हैं कि मैं उसे बयान करना बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभार उस सबक को बयान करना, क्योंकि मैं हालात को तब के हालात से कुछ मुख्तलिफ नहीं पाता। मुझे पता है आपको मेरी बातें नागवार गुजरेंगी, लेकिन जो जो वाक़यात तब पेश आए, जिस मुश्किल से, जिस दुश्वारी से हक़ पर खड़े लोगों को हालात का मुकाबला करना पड़ा, मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ा, किस तरह से उनको बुनियादी ज़रूरियात से दूर रखा गया और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। और ये सब कुछ हो रहा था और तमाम लोग खामोश तमाशाई की तरह खड़े ये सब कुछ देख रहे थे, अंधों की तरह, बहरों की तरह, जैसे उन्हें कुछ दिखाई न दे रहा हो, कुछ सुनाई न दे रहा हो। इस कैफियत को लोग बयान तो कर देते हैं, लेकिन इस कैफियत को हकीकी तौर पर महसूस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक दिन उस ज़मीन करबला पर चले जाओ, वहाँ पर जाकर गर्मी की शिद्दत को महसूस करो, सहरा में जब खड़े हो और पानी नामुयस्सर हो, फिर मुझे बताना कि एहसास हुआ कि नहीं हुआ। फिर महसूस होगा। एसी कमरे में बैठकर तसव्वुर करना काफ़ी नहीं है, हालात वाक़यात को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे तो पता लगेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन जब इस कैफियत से गुजरता है इंसान, आप सहरा के लोग नहीं हो, हम सहरा के लोग हैं, हम आपको बता रहे हैं। सहरा की हालत, सहरा के अंदर जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है रेगिस्तान में, इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यह अकेला रेगिस्तान है जहां पर दिन पर कैफियत, हालात, मामलात बिल्कुल बदल जाते हैं, रात में यकसर बदल जाते हैं और बीच में शाम में हालात यकसर बदल जाते हैं। आप कहोगे साहब ये कैसी बात कह दी, ये बात भी एक्सपीरियंस से आती है, कमरे में बैठ के नहीं पता लगती ना। और जो मजालिम पेश आए उन पर महज अफसोस कर लेने से, नदामत करने से चीजें काफी नहीं। आइंदा ना हो, यह भी तो सबक था उस दिन का, उस वक्त का, उस दौर का। लेकिन आइंदा भी ये बातें होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, रुकी नहीं। खैर, मेरे साथ बहुत अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मुबश्शिर मीर साहब, कराची एडिटर क्लब के सरबराह हैं। वेलकम करूंगा आपको शो। बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर मीर साहब, दुनिया आपको सहाफ़ी के तौर पर ज़्यादा जानती है, लेकिन इन वाक़यात पे तबसरे के लिए आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे प्रोग्राम की मुनासबत थोड़ी फ़र्क है, जिसकी नज़ाकत और हसासियत को समझते हुए मुझे पता है कि आप गुफ्तगू को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। बहुत मोहब्बत है आप। मैं आज कारोबार की बात नहीं करूँगा, ताहम इंसाफ कारोबार में करना और लेन देन में करना और बात पर कायम रहना, इसका सबक, बात पर कायम रहना, इसका सबक उस दिन से जुड़ा हुआ है। और बात से मुकर जाना, जैसे बहुत सारे लोग उस दिन बात से मुकर गए, हकीकत से नजर फेर ली, सच्चाई का साथ ना दिया, हालात आज भी नहीं बदले। मुबश्शिर मीर साहब, सबक नहीं लिया, बुरा ना मानना, मेरी बात बुरी लगी हो तो इस्लाह कर दूँ। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपनी तमहीद में बहुत ही अच्छे पैराए में उस वाक़या करबला का जो है एक पस मंज़र पेश किया है। वो कहते मेरी हैं आंखों में यकीन करें आंसू आ गए जी, और कहते हैं कि इज़्ज़त जो बड़ी थी
तो मुसीबत भी बड़ी आई। जो अहले बैत का घराना है उनको जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उस इज़्ज़त का जो मेयार है, जो वक़ार है, जो प्रेस्टीज है उसकी, उसको बरकरार रखना उस जैसे मुआशरे में, ट्राइबल सोसाइटी, आप सोचें कि उसमें से मैक्सिमम वो लोग मुसलमान जो मदीना में रसूल पाक को हुक्मरान देखने के बाद मुसलमान हुए हों, जो मक्की मुसलमान हैं उनकी कैफियत और है, जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगंबर की हैसियत से स्ट्रगल करते हुए देखा, जिनके सामने वो रसूल पाक की शख्सियत का वो पहलू था कि जब अगर कूड़ा भी फेंका जाता था तो उस पर भी सब्र करते थे। लेकिन जब मदीने में हुकूमत कायम हुई तो उस हुकूमत को देख के जो मुसलमान बने थे वो दिल से मुसलमान नहीं थे, वो इक़्तिदार को देख के मुसलमान हुए थे और उनके दिलों में वही चीज़ जो है दहाइयों से सफ़र कर रही थी कि मफादात कैसे हासिल किए जाते हैं। लेकिन एक सवाल मुझे आज भी तंग करता है जी, आपसे भी पूछूंगा, आपकी बात को काटूंगा नहीं, इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। मैं आज तक सोचता रहा ये वाक़या पेश कैसे आया, यकीन को किसी ने आज तक ये सवाल लोग जरूर करते हैं। मैं कहता हूं कि गैरत कहां चली गई, मोहब्बत कहां चली गई, वो बेपनाह इश्क वो कहां चला गया। यकीन करो, मैं एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पर, मैं आपको सच बताऊं, मैं तारीख के तालिब इल्म के तौर पर इस वाक़े को जब देखता हूं, मैं कहता हूं ये वाक़या पेश कैसे आ गया। ये मंतक की नफी करता है, मंतक की नफी करता है। अली, मैं एक बात कहूँगा कि देखें, मैंने पहले जुमला बोला है कि जो हादसाती मुसलमान, जो मफादात की खातर उस साइड पे आने वाले, उन्होंने तो नफ़रत का इजहार तो जारी रखा हुआ था रसूल पाक के बाद भी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई का जो जनाजे पे तीर हैं, क्या वो इस बात की अलामत नहीं है कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा था अहले बैत के साथ, जो कि 50 हिजरी में वाक़या पेश आया। और उन्होंने बहुत सारे वाक़यात ऐसे जो कि सच में आपको बताऊं हमें पढ़ाई ही नहीं, मैं आज बोलना भी नहीं चाह रहा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने पूरी तरह सच्चाई के साथ मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ा, हमने उसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री भी सच्चाई के साथ नहीं पढ़ी। उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा है। मुस्लिम हिस्ट्री जो है इट इज द मोस्ट अनरिप्रेजेंटेड इन मेनी केसेस। लेकिन मैं कहता हूँ सच अपना रास्ता बनाता है, तारीख खुद अपने आप को दुरुस्त करती है। और ये तारीख का दुरुस्त करने का अंदाज है कि 1400 साल के बाद आज हम जो हैं वो हुसैन डे मना रहे हैं। हमने जो है उस वाक़े की याद को किस तरह जो है वो पूरी मुस्लिम सोसाइटी, क्या अब तो दुनिया की मगरबी ममालिक के अंदर भी उनकी याद को मनाया जा रहा है। ये उस बात की अलामत है कि तारीख ने अपने आप को दुरुस्त किया है। क्या बदला नहीं 1400 साल बाद क्या बदला? हाँ, ये सवालों की एक लड़ी आपके साथ शुरू करता हूं, रैपिड फायर नहीं होगा जी। अच्छा, क्या आज सच हक के साथ खड़े हैं? देखें, नहीं, देखें, हमेशा एक चीज समझिएगा कि हमेशा जो सच के साथ लोग खड़े होंगे वो थोड़े ही होंगे, उसकी तादाद ज्यादा नहीं होगी, उसकी अक्सरियत ज्यादा नहीं होगी। वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ, हाँ नहीं, लेकिन एक और सवाल, मैं इलानिया की बात कर रहा हूं। आप बाज लोग दिल में हो सकता है बुरा समझ रहे हों, खामोश अक्सरियत जो है वो समझ रही हो, लेकिन जो एलानिया इजहार है वो आपको बहुत कम लोगों में नजर आएगा। उसका इजहार करने की जुर्रत, उसका जालम जाबर मुश्किल सवाल का तो जवाब दें, मेरे मुश्किल सवाल का तो जवाब दें। बोले, वो कहते हैं साहब हम दोनों तरफ हैं। हाँ, ये नहीं, ये देखो फिर क्या सीखा 1400 साल पहले से, फिर क्या सीखा आपने? आप कहते हैं कि आज हम सच के साथ हक के साथ भी हैं, ये भी सही है। आज कहते हैं ये भी सही है साहब, आज के हालात के मुताबिक वो भी सही है। देखें, ये देखो, मैं एक बात कहता हूं, ये आज के हालात पे बात कर रहा हूं मुहर्रम की। रसूल पाक को जब मायूसी हुई थोड़ी सी कि इस अंदाज से कि लोग जो हैं वो पैगाम को हाथों हाथ नहीं ले रहे, तो अल्लाह ताला ने कुरान में उन्हें कहा कि आपका काम था पैगाम पहुंचाना, लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अब देखें, सच्चाई इमाम हुसैन ने दुनिया के सामने रख दी, आहिस्ता सदियों तक उसे छुपाने की कोशिश की जाती रही, आज दुनिया में वो फैल चुकी है।
अब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ये उसका कसूर है, ये उसका ज़रफ़ ही नहीं है कि वो इमाम हुसैन की सच्चाई को संभाल सके। अगर दुनिया के अंदर सारी तरफ जो है वो खैर और शर की जो लड़ाई है वो दुनिया में अली चलती रहेगी, वो अब कम नहीं होगी। वो अगर मुश्किल सवाल पूछूंगा आज हाँ हाँ, आप जितने मर्जी सवाल करें। दुनिया के हालात, वाकयात, मामलात और बिलखुसूस उम्मा के हालात, उम्मा के तासुरात, उम्मा के रवैये। अब गौर से सुनिएगा, ये सवाल मुश्किल है थोड़ा और पेचीदा सवाल आपसे कर रहा हूँ। फ़लस्तीन में जो वाकयात पेश आए, मशरिक़ वस्ता में जो वाकयात पेश आए, हालिया जो वाकयात पेश आए, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? इसी से ही आप समझ लें कि करबला कितनी मुश्किल थी। इसी से ही आप समझे कि करबला कितनी मुश्किल थी। आप कहते हैं मुझे तो आज भी नहीं पता कि कौन किसके साथ है। मुझे आप इतना बता दें मैं मान जाऊंगा, मुझे नहीं पता कौन किसके साथ। हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, उसका जो अमल होता है वो बताता है कि वो किसके साथ है। क्या वो जुबान के साथ है, जुबान से इजहार कर रहा है, क्या वो तहरीर से इजहार कर रहा है, तकरीर से कर रहा है, या सिर्फ दिल में बुरा समझ रहा है। तो लिहाजा ये चीज़, हाँ थोड़ा सा हम गुमान रखते हैं कि जो खामोश हैं उनमें से हो सकता है ज़्यादातर जो हैं वो हों, वो समझते हों लेकिन इजहार ना कर सकते हों। लिहाजा हमें इस चीज़ का जजमेंट जो है कि ये जजमेंट करना हम इंसानों की भी ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन जो और हमें नहीं ज़रूरत भी नहीं है। और वो चीज़ जो है वो अपने अपने ज़मीर के मुताबिक है। अगर एक बंदे का ज़मीर जो है वो उसका जागा हुआ ज़मीर है तो वो सच्चाई से बाहर नहीं जाएगा। अगर एक और रियलिटी आपके सामने बयान करता हूँ नाज़रीन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी लेकिन मुझे यकीन है कि तारीख़ के तालिब इल्म होने के नाते मुबश्शिर मीर साहब इस चीज़ से ज़रूर वाकिफ़ हो। जब ये वाक़यात पेश आए, इससे पहले कुछ लोग ऐसे थे जो कि इख्तलाफात की वजह से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेहतर ये रहेगा कि वो अरब की सरज़मीन से ही चले जाएँ। बहुत कम उनका ज़िक्र होता है, और अगर ज़िक्र होता है तो कभी ये नहीं बताया जाता कि वो लोग फिर तबलीग के लिए उन्होंने क्यों फ़ैसला किया कि वो दूर दराज, मैं मुल्क भी नहीं बता रहा क्योंकि फिर नाम ज़ाहिर होंगे, फिर उसके बाद आपको पता है इन मामलात पे मेरी फोकियत नहीं है, लेकिन तारीख़ के तौर पर उन्होंने कहा कि बेहतर ये कि इस इख्तिलाफ़ का हिस्सा बने, हम किसी और मुल्क के अंदर मज़हब की तबलीग के लिए चले जाते। वो तरीका सही है, वो तरीका अपना लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्विट करना कि वो फेस नहीं कर सकते। देखिए हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। अभी नहीं, फेस कह लें या टॉलरेट, उन्होंने कहा कि हम नहीं करना चाहते। मैं आपको आप इस वाकयात के तसलसल में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि आप यहाँ से शुरू करें। 28 रजब जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं तो क्या मदीने में इतने लोग नहीं थे कि वो कहते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप ना जाएं, आपसे बैत इस तरह ज़बरदस्ती नहीं ली जा सकती, हम आपके साथ हैं। वहाँ भी लोग खामोश हो गए, मदीने के अंदर भी। फिर उसके बाद वो मक्का में आए, 4 माह मक्का में क़याम किया कि खून खराबे से बचा जाए। वहाँ आके कुछ लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये ऑफ़र की कि हम आपकी बैत करते हैं, आप गवर्नमेंट अनाउंस करें। इमाम ने कहा नहीं, मैं तो बगावत नहीं कर रहा, मैं इस्लामिक स्टेट जो है, जो मेरे नाना का ख्वाब है, जो हमारा अपना वर्सा है, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस आइनी हाकम को तस्लीम नहीं करता। ये गैर आइनी हाकमियत जो है, जो आइनी तौर पर नहीं बनी। टॉपिक चेंज कराऊं फिर? एक मिनट नहीं, आप हालात हाजरा पे बात तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा। जो वाकया तारीख बयान करें, तारीख है कि वो उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी हाकम है, ये हाकमियत जो इसको मिली है, जो हुकूमत इसने हासिल की है, वो जो पैक्ट है उसको वायलेट किया गया है, लिहाजा ये गैर आइनी हुक्मरान है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं इसको तस्लीम नहीं करता, लेकिन जिंदा रहने का मुझे भी हक है, मेरे चाहने वालों को भी हक है, मेरे घर वालों को भी हक है। मैं आज़ादी से इस रियासत में का बाशिंदा हूँ, मैं रह सकता हूँ। लेकिन मुसल्लत किया जा रहा था, ये सारा जो सिलसिला है करबला का, ये इमाम हुसैन और उनके घर वालों के ऊपर, उनके चाहने वालों के ऊपर मुसल्लत किया गया। और एक बड़ी अहम बात है, और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तारीख, देखें अली, एक चीज को समझें, कोई अभी कितने साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, कितनी रिसर्च हो चुकी, कितना लिखा जा चुका, क्या कोई एक भी जुमला है किसी जगह पे इमाम हुसैन का कि उन्होंने कहा होगा कि मुझे जत्थे चाहिए और मैंने हमला आवर होना है? एक जुमला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई
वो फाइट करने के लिए नहीं, और जो लोग उन्हें आके ऑफर कर रहे हैं मक्का में, उनको भी मना कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ जो लोग मुझे बुला रहे हैं मैं उनकी रहनुमाई के लिए जाना चाह रहा हूं, अदरवाइज नहीं। फिर आखिरी जो आप देखें जंग को अवॉइड करने का जो एक और सिलसिला है वो क्या है कि उन्होंने कहा अच्छा अगर आप लोग समझते हैं कि मैं आपकी हुकूमत के लिए खतरा हूं तो मैं इस खित्ते से बाहर निकलने को तैयार हूं, जलावतन होने को तैयार हूं। इससे बड़ी ऑफर जो है, मैं एक चीज कहता हूं और दुनिया ने इस बात को असल में तस्लीम किया कूफा है। जो था वो इट वाज द कैपिटल ऑफ हजरत अली। हाँ, तो और लेकिन वो क्योंकि वहां पर मैं वैसे एक तारीखी पस मंजर तारीखी तो खींच रहा यही हूं, है। और ये काफी पहले हुआ था। उसकी बहुत मल्टीपल रीजंस हैं, अगर हमारे पास वक्त होता तो हम उस पर जरूर बात करते। और वो लोग रिलेटिवली सिंसियर और सिंपैथेटिक तस्वर किए जाते थे, इसीलिए ये दूसरे हाँ इसीलिए ये शुरू किया गया, मतलब पूरा सफर। और फिर ऑब्वियसली वो देखिए एक चीज अनफॉर्चुनेट ये भी इवेंट्स तो हो हुए। सकती थी ना, एक जी। चीज, एक सूरत ये भी तो हो सकती थी ना कि इमाम हुसैन को अगर करबला में रोका गया तो उन्हें कत्ल करना क्या जरूरी था? नहीं कि अगर आप उन्हें जलावतन कर देते, जलावतन नहीं किया भाई, उन्हें वहां पे रोक लिया जाता, लेकिन उन्हें लेकिन ये तहकीक मामला करना। 9 और 10 मुहर्रम को ख़त्म नहीं हुआ था नाजरीन। उसके बारे में मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि वो परसिक्यूशन ऑफ फैमिली मेंबर्स जो थी वो कई सैकड़ों साल तक सैकड़ों चलती साल रही। चली है, और कई उसमें- सदियां, जी, कई जी। सदियां। और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने आप हैरान होंगे, यहाँ तो हम लोग लिखते हैं जैसे नाम के साथ, अरब ममालिक के अंदर चूँकि नाम के साथ निस्बत घर वालों की लिखी नहीं जाती, लेकिन ओरिजिनली तो ये सब अरब्स ही थे। और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगह पर दुनिया में चले गए ताकि वो इस एनवायरनमेंट से बच सकें, क्योंकि इतना ज़्यादा अग्रेशन था कि उसको मैं अभी मेरे ख्याल बताना मुनासिब नहीं। इस पूरे वाक़े का फॉल आउट असल में, इसमें मैं एक एकेडमिक लेक्चर भी कभी कभी देता हूँ, उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स में लोगों से सीखता भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हकायक होते हैं जैसे मुस्लिम हिस्ट्री का ये बता रहे थे इट्स मिस रिप्रेजेंटेड। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, इस तक के मैं आपको बता दूँ बहुत सारी शख्सियात का जिक्र होता है कि कौन किसके साथ सिंपथाइज करता था या नहीं। इसके बारे में भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं, आई विल बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये मैं आपको बता दूं इससे आगे गुफ्तगू करने से पहले कि इस मामले की जो भी हालात तो उस दिन पेश आए, नज़रियात, जज्बात, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मौजूद है उसमें, इत्तेहाद बैनुल मसालिक मौजूद है उसमें, इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन उसमें मौजूद है। मैं इससे ब्रेक थोड़ा पे जाने मैं से- उससे एक हाँ, कदम और आगे, हाँ हाँ आप देखें कि इसमें चंद एक करैक्टर ऐसे हैं इस वाक़े के जिनका बहुत ही डिफरेंट, उस वक्त तक बिल्कुल ताल्लुक नहीं और बिल्कुल एकदम ताल्लुक बन जाता है। मसलन एक हैं बिजनेसमैन है ज़ुहैर बिन कैन, वो बिल्कुल जो आपने कहा ना लाताल्लुक, वो लाताल्लुक लोगों में से थे और कारोबारी उनका सफ़र जारी था। लेकिन एक मुकाम पे उनका काफिला इमाम हुसैन के काफिले के करीब आता है और आपस में उनकी मुलाकात होती है, और उसके बाद ज़ुहैर बिन कैन जो है वो सब कुछ छोड़ के इमाम हुसैन के साथी बन जाते हैं। फिर दूसरा करैक्टर जो है वो हुरका है, जो कि उस फौज का सालार बन के आता है और उनको वहां पे रोकता है, सारी कार्रवाई जो है उसमें वो शामिल है। आखिर पे वो रियलाइज करता है और इमाम उसे माफ भी कर देते हैं। फिर अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि एक करैक्टर है वहाब कल्बी, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं। उनकी वालिदा और वो दोनों जो हैं वो इमाम की जो एक रोशनी है, जो उनकी हदायत है, उससे मुतासर होते हैं और वो आके इमाम की जो है ना वो साथ जो है ना वो खड़ा हो जाते हैं और शहादत पाते हैं। तो वाहब कल्बी जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, जो आपने कहा ना इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की बात है। तो मसलन उसने हुसैनियत इमाम की सच्चाई की बुनियाद पे इमाम का साथ दिया और इमाम ने सिर्फ एक शख्स को, एक हस्ती को इनवाइट किया, लश्कर जो हमने कहा ना, लश्कर नहीं बुलाए, और वो उसको क्या लिखा हबीब इब्ने मुजाहिर कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं दुश्मनों में गिर गया हूं। और उसकी एक अहम बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खत के नीचे अपना नाम जो है वो हुसैन बिन फातिमा लिखा। और ये बड़ी सिग्निफिकेंस है कि मसलन जो उनकी वालिदा से दुनिया की मोहब्बत है, जो मवद्दत है, जो अकीदत है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के नाते। अच्छा, और तो मैं एक आपको चीज़ एक ये और है। बड़ी नाजरीन एक अच्छा, बहुत बड़ी एक- अहम इससे नुक्ता जोड़ के बताता हूँ कि इसके बाद एक बहुत बड़ी रियासत का क़याम हुआ जिसका नाम हमारे अंग्रेज़ी में लिखते हैं फातमीद और फातिमी, जिसे आप कहते हैं सिलसिला। हाँ, वो ये काफी शुरू सालों हुआ के बाद और ये इसी पस मंज़र में है कि जब क्लेमेंट यानी क्लेम जब हुआ
तो क्लेम फिर इस नाम से क्लेम हुआ, तो फिर वो क्लेम जो था उसको वायबल भी तस्लीम किया गया और सही तस्लीम किया गया। लेकिन ये मिस्र में वाकया भी सैकड़ों साल बाद पेश आया। हाँ, मिस्र और इस पस मंज़र के अंदर जो बात पहले हो रही थी, थोड़ा सा नुक्ता जोड़ दूं, ये जो मामलात थे, जैसे इन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस, तो उस जमाने में वर्ल्ड यूज्ड टू वर्क वेरी स्लो, फोन तो था नहीं भाई, व्हाट्सएप नहीं था, पैगाम रसानी भी, जो मैं कल के प्रोग्राम में भी बात कर रहा था कि पैगाम रसानी का जरिया भी ऐसा था कि अगर पैगाम हमदर्दों तक पहुंचता भी, मोहब्बत करने वालों तक पहुंचता भी, तो कई दिन के बाद पहुंचता। नहीं, और पैगाम रसानी में थोड़ा सा हाँ, आप इसमें इजाफा मैं कर करें दूं करें कि देखें, जो पैगाम रसानी के जराए थे वो ज़ाहिर तेज़ रफ्तार घोड़े थे, तेज़ रफ्तार घोड़े थे, और उसका एक सिस्टम ये था कि आप देखें कि वो 1 से 2 दिन में हज़ार मील तक का सफ़र जो है वो करवा लिया जाता था, कि तेज़ रफ्तार घोड़े जो हैं, अगर एक घोड़ा जो है वो आपका 50 से 60 किलोमीटर तय करता है और उसी रफ्तार का घोड़ा आगे खड़ा है, तो लिहाजा वो कर लेते थे, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये था कि मसलन ये है कि इमाम हुसैन लश्कर तो जमा ही नहीं कर रहे, बुला ही नहीं रहे लड़ने के लिए। और सबसे बड़ा आप देखें वाकया कि 9 नहीं, लेकिन मुहर्रम, हमारे 9 मुहर्रम मौरख को तो देखें। कहते हैं कि कई महीने तक बहुत सारे लोगों को इस वाक़े का पता ही नहीं लगा। अच्छा, नहीं, बहुत सारे मौरखीन ऐसे कहते हैं। नहीं, पता है। कूफा करीब तरीन शहर कूफा है, जी जी, जहाँ पे, और देखें जितने लोग आए हैं मारने के लिए और मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, क्या उन्होंने जाके वापस जो है अपने इलाकों में नहीं बताया कि ये वाकया हो गया और हम कहाँ से आए हैं, और हज़ारों की तादाद में आए हैं, हज़ारों की तादाद में। और दो सूबे ऐसे थे उस सल्तनत के, जैसे कूफा और बसरा, कि जिसका गवर्नर इब्ने ज़ियाद दोनों का गवर्नर था, उसके पास दोनों चार्ज थे। तो उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि हर सूरत करबला जाओ, और वहाँ पे बहुत से लोग, अच्छा मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक किसी ने बयान किया कि कुछ लोगों के हाथों में नेज़े थे, तीर थे और तलवारें थीं, और कुछ लोगों ने पत्थर मारे। आखिर जंग लड़ने आए हैं तो पत्थर क्यों मार रहे हैं? इसका मतलब है वो लोग भी थे जिनको भेजा गया था, उनके पास वेपन नहीं था, तो वो पत्थर मार रहे थे। एक चीज और है अली, वो आप, तो फिर मेरा फिर वही सवाल पैदा होता है, क्या? फिर वही सवाल कि ये वाकया पेश कैसे आ गया। देखें, ये लोग तो जो है मंतक ना, की देखें, ये मंतक तो की भी नफी है। ताकत का, आप ताकत और इस्तिबदाद को जो है उसको ना भूलें कि वो जब ताकत करती है, ताकत जब अपना इजहार करती है, ताकत, आपने फ़लस्तीन का तज़किरा किया तो इसके सामने भी ताकत है। ये सेम सिचुएशन है कि एक तरफ इतने मुस्लिम कंट्री और एक तरफ ताकत जो है, ताकत के सामने मुसलमान मुल्क बोल नहीं रहे। तो आप इसी फ़लस्तीन से समझें कि करबला कितनी चलें, मुश्किल ये थी। बात भी मैं- आपकी मैं- मान ली। मैं- नहीं, मैं- ये फिर अब आप हालात हाजरा पे आए तो एक बात आज कर देता हूँ। आज तारीख की निस्बत से अब गलत बात नहीं करता। फ़िलिस्तीन के लिए भले किसी के दिल में, मुस्लिम उम्मा के अंदर कोई उनके लिए लड़ने को तैयार हो या ना हो, लेकिन उनका जो कॉज है उसके लिए सिंपथी ज़रूर रखते हैं। मैं इसकी तफसील इसलिए हाँ, नहीं वो- बता वो- रहा वो दिल क्योंकि में- देखें, दिल में फ़िलिस्तीनी रखते कौम हैं। के मुतालिक अरब क्या सोचते हैं, ये किसी और दिन आपको हाँ, वो बताऊंगा। बिल्कुल different है, वो मुबशिर बिल्कुल मीर different। साहब उससे वाकिफ़ हैं, हम तो पाकिस्तानी, हम अरब जहन को समझते नहीं हैं। अरब फ़िलिस्तीन को एक मुख्तलिफ लेंस के साथ देखते जी, बिल्कुल हैं। है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आज की तारीख में भी वो उनके मकसद को गलत नहीं कहते, उनके मकसद की नफ़ी नहीं करते। तो उस दिन ये सब पेश आ गया। और मैं एक और बात कहता हूं, कहता कैसे हूं। किसी के दिल ने या जहन ने इजाजत दी थी कि वो वहां चला जाए। ये बड़ी बात है। अली देखें, इमाम ये हुसैन, मेरा सवाल है। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा लम्हा, ऐसा मौका नहीं जब एहतमाम हुज्जत नहीं किया, और आखिरी खुतबे में भी लोगों के नाम लेके उनको पुकार के कहा, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? क्या तू नहीं जानता कि रसूल के साथ मेरा क्या रिश्ता है और रसूल ने मेरे लिए क्या बोला था? और लोग उस वक्त क्या करते थे? मुंह छुपा के एक साइड पे हो जाते थे। इवन के वो जो सालार था उस साइड पे, जो उमर साद था, उसको आपको पता है कि ईरान की हुकूमत का जो है वो लालच दिया गया था, उसको नोटिफिकेशन दिया गया, जो उसे बाद में भी नहीं मिली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो बिल्कुल, यानी कि इसको मैं जंग ही नहीं कहता, ये जंग है ही नहीं, ये वो है कत्ले आम है, ये पूरी अहले बैत का कत्ले आम है। इसे जंग नहीं, जंग के भी अरब में एक ना रूल होते थे कि एक तरफ से एक बंदा जो है वो लड़ने के लिए निकलता था, फिर दूसरी तरफ से दूसरा निकलता था। यहाँ तो पूरा जत्था जो है एक शख्स के ऊपर जो है
वो पूरा हमलावर हो जाता था। रसूल पाक के दौर में जो जंगें हुई हैं उनका हवाल पढ़ें, और करबला की जो जंग जिसे लोग कहते हैं उसका हवाल पढ़े, क्या किस तरह हुआ। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो अमल है ना, 9 मुहर्रम की रात का अमल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चिराग जलाने वाली आप और चिराग बुझाने वाला अमल, पहले बुझाना कि भाई मैं आपके ऊपर से अपनी बैयत भी हटा देता हूं, मैं अपनी कोई किसी किस्म की जो है ना, मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, और आप जाना चाहें चले जाएं। मुझे अब चीज़ बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसी जंग है जिसमें कोई जो उसका सरबराह हो एक साइड का, वो ये कह रहा हो कि जी आप चले जाएं, ये तो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और मुझे मारेंगे, और वो अपनों से भी कह रहा हो कि आप चले जाएं। वो तो ऐसे मौके पे तो लोग कहते हैं मेरी हमायत करो। तो इसका क्या मतलब है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़ने का नहीं, बल्कि वो तो एक तरह का एक अपना जो मिशन है, मैं आपको बताऊं, जो गैर आईनी हाकम को ना मानने की बात है वो नंबर 1 पे है। कि जो इमाम ने ना वो स्टेट को सीधा रखने का एक फार्मूला दिया, पहले इमाम हसन ने दिया जिसको वायलेट किया गया, उसके बाद जब इमाम हुसैन का मौका आया तो उन्होंने कहा कि अभी भी इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इस्लामी रियासत को एक ट्रैक पे लाया जा सकता है, इसे सल्तनत बनाने से बचाया जा सकता है, इसे रसूल पाक के उन्हीं कवानीन के तहत वापस लाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त नशा, उस वक्त इक़्तिदार की वो का नशा, उस वक्त ताकत चले मैं का आपके नशा, सामने तो एक चीज वो है तो पोस्ट हिस्टोरिकल नहीं, मैं आपके सामने कुछ पोस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखता हूँ। पोस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं कि जब ये वाक़या पेश आ गया, इंतहाई अफसोसनाक, उसके बाद उस वक्त की जो मुस्लिम उम्मा थी वो स्टेट ऑफ शॉक में चली गई। ये मैं आप बात बता रहा हूँ जो कि आप आम तौर पे एक्नॉलेज्ड है। और जब वो स्टेट ऑफ शॉक में चले गए तो उस स्टेट ऑफ शॉक से अब निकलें किस तरह से, ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो इरिवर्सिबल है और टू बी वेरी फ्रैंक इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। आपको पता है इसको किस तरह से एसिमुलेट किया गया? उसमें कुछ लोग तो थे जो जिनकी सिंसेरिटी का लेवल या इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा कि हम इस इंसिडेंट को कभी भूलेंगे नहीं कि ये वाक़या पेश आया। लेकिन आपको पता है मेजॉरिटी ने ये तय किया कि अब इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका ये है कि इसको ऐसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए जैसे ये वाक़या शायद दर हकीकत क्या कहते हैं उसे, वो जो स्टेट ऑफ शॉक होता है जब कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और बंदा स्टेट ऑफ डिनाइल में चला जाता है, ट्रॉमाटाइज हो जाने के बाद क्या होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आपको पता है बहुत सारे लोग, यस एंड यू नो दैट। और इसकी वजह से मुख्तलिफ शाखें, इसके बावजूद कि लोग इसको कंडेम करते रहे, वाक़े को बहुत सख्ती से कंडेम करते रहे, लेकिन इंस्टेड ऑफ साइड टेकिंग उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे वाक़े की सिग्निफिकेंस को अगर अंडर प्ले कर दिया जाए तो शायद वाक़े की इंटेंसिटी को कोप करना आसान हो जाए। अच्छा, ऐसा मेरे गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? बहुत सारे लोग हैं, आप बात करें, मैं क्यों कहता हूं, देखें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, नाज़रीन वाक़े के बाद की बात। ये वाक़या मुकम्मल नहीं होता जब तक तज़किराए हज़रत ज़ैनब बिनते अली ना किया जाए। वाक़या हो गया, ठीक है, जो प्यास है, भूख है, वो बेबसी है, वो पूरा एक माहौल है। इमाम हुसैन उससे कोई खौफज़दा नहीं है कि हमें पानी नहीं मिल रहा और हम जो है वो मारे जा रहे हैं, हमारी जानें जा रही हैं, ये खौफ नहीं है उनको। उनका जो जुमला है ना, हाल में नासर यंसुरना, वो ये जुमला है कि जिस कॉज है मेरा, जो मैं इस गैर आइनी निज़ाम और एक जुल्म और इस्तबदाद का निज़ाम है उसके मुकाबले में एक आवाज़ चाहता हूँ, वो मेरा मिशन है। मेरी जिंदगी जो है वो इतनी कीमती नहीं जितना वो मिशन कीमती है। और उसके बाद आप देखेंगे जब इतना ख़ानदान जो है वो तहतीक कर दिया गया, साथी भी मारे गए, तो उसके बाद उसने ख़ानदान की औरतों को, बच्चों को, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे उनको जब कैद बना के, आपको पता है 1300 किलोमीटर है, मैंने तो ट्रैवल किया है, करबला का भी किया है और शाम का भी किया है, कूफा भी देखा है, दमिश्क भी देखा है, करबला भी देखी है, 1300 मील है। और एक रास्ता है जो एक रास्ता वो है कि जो अमूमन काफिले इस्तेमाल करते हैं, और एक रास्ता वो था जो कि संगलाख था। और 18 दिनों में इतने लोगों को ऊँटों पे लेके गए हैं, 80
मील पर डे का सफर बनता है ऊंटों पे। कितने रास्ते में बच्चे और औरतें शहीद हुई हैं जिनकी कब्रें हैं पूरे, और वहां पे बहुत थोड़े लोग पहुंचे हैं, लेकिन इस्तकामत देखें आप कि वहां जाके भी वो डगमगाए नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो उनके दरबार में, यजीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा और जनाब ज़ैनब का खुतबा, उसने दुनिया को बता दिया कि क्या हुआ है। और वो जो उनके साथ तकरार हुई और जो वहां पे उन्होंने बयान किया कि ये क्या किया गया है, नवाज़ा रसूल के साथ क्या किया गया है, वहां एक सिचुएशन डिफरेंट पैदा हुई। और वो मैं समझता हूं कि जो वाकया है वो अपनी इंटेंसिटी अपनी जगह पे, लेकिन जो जनाब ज़ैनब का और जनाब ज़ैनुल आबिदीन का किरदार था, उसने उसको दोबारा से लोगों के वो जो ज़ेन जो जंग आलूद थे उनको हटाया। और उसके बाद जो तहरीक बनी है, जो पहली आज़ादारी जो अब आप मुहर्रम में आज़ादारी कर रहे हैं, वो फर्स्ट आज़ादारी जनाब ज़ैनब ने की है। उन्होंने सबसे पहले जब, और यजीद को अपनी शराइत पे वहां से वो वापस आई हैं कि जब उसने मजबूर हो गया, जब उन्हें आसार नजर आने लगे कि पूरे दमिश्क के अंदर ये चीज़ जो है वो फैल गई है कि नवासे रसूल को कत्ल किया गया है, और वहाँ पे उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, वो इंतहाई इस लेवल का था कि जैसे हमने कोई रियासत का खुदा न खासा बागी को मारा है। वो इस वाक़े के साथ पूरी तरह जब तक हम उनका तस्करा नहीं करते तब तक जो है वो मिशन, जो आज ये जो दिन मनाए जा रहे हैं, आज जो ये दिन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ये सारा उसी दिनों उनकी मेहनत का तुफैल है कि जब उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, दरबारों के अंदर, बाज़ारों के अंदर खुतबे दिए, और वो लोग जो बिल्कुल इग्नोरेंट थे उनको बताया, और उसके बाद जो दुनिया ने उस वाक़यात के बारे में लिखा। अब इसके और ज़िंदगी ज़्यादा जो थी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी, और इमाम मोहम्मद बाकर जो उस वक़्त बिल्कुल 5 साल का सिन था, और फिर उसके बाद तो वो इमाम हुए और उन्होंने फिर तस्करे किए, और उन्होंने जब लोगों को बताया और फिर उन्हीं की ज़ुबान से बयान हुई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किताबों की शक्ल में आई। और उस वक़्त भी जो आपने पहले बात की वो बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि 200-250 साल तक पूरे आइमा जो हैं उनके कत्ल किए गए, फिर उनके चाहने वालों के कत्ल किए गए। सिचुएशन क्रिएट हो गई कि आपको वैसे बताना चाहूँगा बेसिकली, क्योंकि थोड़ा उनके जहन में, उस वक्त के हुक्मरानों के जहन में ये फियर आ गया कि फैमिली मेम्बर्स किसी वक्त भी क्लेम कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर जितने फैमिली मेम्बर्स थे उनको ढूंढना और खबर आइमा हुए, जितने आइमा, आप देखें एक बड़ी आम बात वो तो देखें एक फैमिली की जैसे आप कहते हैं, लेकिन उनको फियर सारी फैमिली से था। देखें वो और उन्होंने क्या किया, जितने फैमिली मेंबर्स थे, जाहिर बात है उसमें तारीख में भी है, और जाहिर बात है जो तारीख तमाम मसालिक के लोगों ने लिखी है उस तारीख में भी ये मौजूद है कि कुछ फैमिली मेंबर्स को जानबूझ के कंसील कर दिया गया उनकी आइडेंटिटी को, ताकि वो इन लोगों की नज़र में कभी आए ही ना, और वो महफूज रहें या वो हिफाजत से रहें। तो कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स को भी डिनाउंस कर दिया, कुछ ने अपने नेम्स भी चेंज किए ताकि वो किसी तरह इस किस्म की इन्वायरमेंट से बच सकें। कुछ ने अपना महल कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन एक चीज है महल वकू भी अपना बदला, शहर तक छोड़ दिए, और फ्रिंजेस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो थे वहां तक चले गए ताकि उन तक रसाई ना हो सके, लोग उन तक ना पहुंच सके। लेकिन जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे उन्होंने वाबस्तगी बरकरार रखी। लेकिन एक चीज है, मैं आपको साथ रहे, उनके मुश्किल वक्त में भी साथ दिया। बहुत सारे ऐसे थे, और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कुछ हिंदुस्तान आए, बाकी तारीख की किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि लोग सिंध भी आए, लेकिन अब वो हम बता नहीं सकते। अब वो उनके नाम बताना शुरू करूंगा तो शायद वो फिर ये कि नहीं, कुछ लोग तो बिल्कुल यहाँ हैं जो बाद में भी आते रहे, और जो आइमा की औलादे हैं, सबसे अहम बात यह है कि आइमा की औलादे जो हैं वो तबई मौत नहीं मरी, उनको जहर देकर या शहीद किया गया, या फिर उन्हें तलवार से शहीद किया गया, तभी उन्होंने इससे बचना। अच्छा, तो क्या है कि वो उनका पीछा, जो हुकूमतें बाद में बनी, जो बाद में बनु अब्बास की जब गवर्नमेंट बनी, तो उसके मुजालिम ज्यादा हो गए बनु उमैया से, उन्होंने ज्यादा सख्ती की अहले बैत के ऊपर, और वो सिलसिला चलता। तो तारीख का देखें अलमिया है, वो तारीख का अलमिया ये है कि उन्होंने जब क़यादत लेनी थी, खिलाफत लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम अली के नाम पे लेंगे, लेकिन फिर बात बदल गई, बाद में फिर कह दिया कि साहब ये तो चचा से होगी,
चचा से होगी वो। लेकिन बदल देखें दिया। खानदान, उसी खानदान को ही तहत तेक करने में, उनको असीर रखने में, जेलों में रखने में, और बड़ी बुरी किस्म की जो है वो, अभी आप कभी आपका मौका मिले, अल्लाह करे आपको जाएं और आप बगदाद और सामरा देखें, और सामरा जो था वो उनके खुलफा का जो है वो मेन सिटी था। वहाँ पे जो कैद खाने हैं जिनमें इमाम जो हैं वो कैद रहे हैं, बंदा देख के उसको इंसान के रोंगटे खड़े हो तभी मैंने जाते आपको हैं। बयान किया कि बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं कि बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स थे जो कि बेसिकली शायद डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ना हो, लेकिन क्या होता था कि जैसे अभी ये भी बयान कर रहे थे कि जो चेन बनती थी उसमें एक ही औलाद को दी जा सकती थी, वो इमामत तो एक को पास आती थी, लेकिन बाकी भी लेजिटिमेट, मुतासर था। हाँ बाकी भी जितने थे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन में काउंट करते थे। फियर का आलम ये था कि वो उनके ऊपर भी इतनी ज़्यादा नज़र रखते थे कि वो कहते थे साहब के कोई किसी तरह रास्ता निकले और हम इनकी नज़र से अच्छा। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है मुबशर मीर साहब, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने डिनाउंस किया कि हमें हुकूमत चाहिए ही नहीं, हमें रियासत से नहीं, हमें सिर्फ इल्म और तदरीस के अमल से हमें जोड़े रखो, हम लोगों से जुड़े रहे हमारी। मैं इसमें एक और बात कहता हूं, ये इस पे आप जरा तफसील बताएं, लोग कम वाकिफ हैं। अच्छा, मैं एक बात करता हूं कि जो ये पूरा अहले बैत का घराना है, उनमें कभी भी किसी ने नहीं कहा कि हमें हुकूमत चाहिए। जिनको इमाम हुसैन ने कब कहा, मैंने जब कहा कि मुझे, और बाद में आने वालों में भी क्लेम नहीं दिया, ठीक है, किसी ने नहीं कहा कि हमें हुकूमत जो है ना, हम हुकूमत के लिए लड़े भी नहीं, हुकूमत के लिए नहीं लड़े, लेकिन जो उनका मुकाम और मर्तबा था, हुकूमतें उनसे डरती थी। उसकी वजह कि एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से, इल्म की वजह से, इल्म और करैक्टर। जैसे देखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो हैं, जिनको बगदाद में जो है वो वलीयत का जो है वो दिया गया, रुतबा दिया गया, और उन्होंने कबूल कर लिया बाद नखास्ता, लेकिन उनके चंद रैश करने के चंद दिनों के अंदर ही उनसे हुकूमत खौफजदा होगी, और फाइनली उन्हें जो है वो खुरासान के अंदर कैद कर दिया, जहाँ पे उन्हें कोई पहुंच ना सके। तो लिहाजा जो अहले बैत अच्छा, इस मामले का जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, और इल्म भी जैसे जो है वो जाहिर बात है, क्योंकि उन वाक़यात का तो चूँकि इन्होंने तारीख़ पढ़ी हुई है, तो ये इस इल्म से वाकिफ़ भी हैं, इस तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं। और मैंने तो चंद चीज़ों के बारे में बात की, फिर ज़्यादा मैंने बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौजूदा इलाके हैं। गुफ्तगू में एक नुक्ता रह गया था शायद, हाँ मैं चाहूँ कि जैसे आपने एक जुमला कहा कि इल्म और किरदार आइमा का एक खासा है, अहले बैत का खासा है। देखिए बड़ा मुख्तसर सा वक्त मिला जब ये बनु अब्बास और बनु उमैया आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक़्त इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को एक मौका मिला कि वो लोगों की इल्मी तशनगी जो है उसको बुझाएं, और उन्होंने उस वक़्त मदीना में यूनिवर्सिटी कायम कर दी। इमाम जाफ़र सादिक़ के जो शागिर्द हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, रियाजी में बेहतरीन जो है वो खिदमात अंजाम दी, वो उसी दौर में जो है वो डेवलप हुए, और वो समझ लें कि वो सिस्टम डेवलप हुआ, और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने फिर उसको सबोताज किया। उसके बाद फिर मौका नहीं मिला उनकी उस यूनिवर्सिटी में, और उनके शागिर्दों में जिन लोगों का नाम है वो प्रोग्राम के अंदर वक्त कम है, वरना आपके सामने मैं बयान करता तो आप भी बहुत एस्टोनिश होते। तो उसमें बहुत सारे जी और बहुत सारे हमारे यहाँ भी जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के, और लोग जो कहते हैं ना मजहब और साइंस। अब देखिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर है जब साइंस को उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, और उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, सुपरमैन एंड इस्लाम के नाम से उसका वो तराजम हुए हैं अंग्रेज़ी में, फिर उसके बाद उर्दू में हुए हैं, कि उन्होंने बग़ैर किसी लैब के अंदर बैठे हुए उन्होंने दुनिया के बारे में जो सवालों के जवाब दिए, जिस तरह आपने लोग तैयार किए। अगर उनको मज़ीद मौका मिलता तो उस वक़्त मदीना के अंदर वो यूनिवर्सिटी होती कि लोग इतने बड़े बड़े इल्म हासिल करते, असबाक तो वो ख़त्म कर दिया गया उनका वो सबक। हमने क्या हासिल किया, बुरा ना मानिएगा, मैंने जितनी तारीख पढ़ी, माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा, कुछ का तो आपने बता दिया कि आपने तो 100-200 साल का बताया, मैं वैसे आपको बता दूं ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता चला गया। और जहाँ तक कैलकुलेशन से देखा जाए, शायद वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज तक जारी रहा, लेकिन 100-150 साल पहले तक ये मामला चलता रहा कि एक फ्रिक्शन की इन्वायरमेंट क्रिएट रही। अभी भी फ्रिक्शन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपस में फ्रिक्शन हमारे यहाँ है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा इत्तेहाद में बिलीव करता हूँ,
और मैं कहता हूँ भाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पैदा करो, इत्तेहाद बिल्कुल, बैनुल मसालिक पैदा करो, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब तो देखिए वो तो एक एग्जिस्ट करता है, वो तो देखें वो इस वजह से वो है क्योंकि आपने बाकी रिलीजन्स को अपनी तरफ लाना है, और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन भी पैदा होना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती है कभी कभार, और जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते हैं ना, दे आर दी मोस्ट डिफ़िकल्ट कि आप उनको मनाएं। तो ये तफरका जहाँ से पैदा होता है सबसे करीब लोगों से ही होता है। तो बुनियादी बात ये कि ये ऑल सेट, हमने सबक क्या हासिल किया आज, क्या हमने यूनिवर्सैलिटी ऑफ जस्टिस का सबक हासिल किया? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यस या नो में आप जवाब देंगे और एक्सप्लेन। यूनिवर्सैलिटी ऑफ जस्टिस यानी तसव्वुर इंसाफ, अदल, उसका क्या स्टेटस है? बुरा ना मानिएगा, आज जी आज की दौर की बात करते हैं अली। हाँ। देखें, एक होता है कि प्रेसिडेंट सेट करना, जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनका काम होता है प्रेसिडेंट सेट करना। तो जो अहले बैत ने, और ख़ास तौर पे जो वाक़े का हम जिक्र कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, वाक़े करबला का, तो उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि ये है मेयार सच्चाई का साथ देने का, ये है मेयार हक की बात करने का। अब इस मेयार के मुताबिक कोई आ सकता है तो वो फिर आगे सफ़र कर सकता है, वरना वो जो हमने पहले बात की, दिल से बुरा समझना, इजहार करना, तकरीर से करना, तहरीर से करना। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो रोशनी फैली उसके बाद, जो दुनिया में लोगों ने सच्चाई का साथ दिया, उसी रोशनी से ड्राइव हुआ। आप देखेंगे क्या वो एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने आज जो हमने सीखा है? नहीं, लेकिन एग्जाम्पल तो हमने सेट किया, लेकिन हमने लर्न नहीं किया ना। देखें, लर्न तो हर एक, तो इसका मतलब हम फिर देखिए लर्न उसी दौरे बेरुखी में वापस चले गए। नहीं, देखिए जहां हमें पता है गलत हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि साहब हो रहा है तो हो रहा है। देखें, मैं वही कहूंगा कि लर्न हमने अपने ज़र्फ के मुताबिक करना है। लर्न जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि फलां शख्स के ऊपर मेरी बात का असर होना चाहिए, खा वो माजरत के साथ मैं एक मामूली सा इंसान हूँ कि जब रसूल पाक का मैं हवाला दे चुका हूँ कि जब कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक उसको लर्न नहीं कर सकता, उसको वो जो है ना, जो ज़र्फ जो खाली हो सदा देता है। और वो दूसरा जुमला वो भी है ना कि जो समुंदर का जो सुकूत है उसके अंदर बहुत जो है वो चीज़ें छुपी हुई हैं। वो यही है कि भाई एक सच्चाई, एक रोशनी। अब देखें, एक चीज़ और भी है कि बाज़ लोगों को जो है वो दिन की रोशनी पे भी नज़र नहीं आता, और कुछ लोगों की दिल की रोशनी जो है वो सब कुछ पा लेती है। ये बात यह है कि सच्चाई और रोशनी का इसमें कसूर नहीं है। जो दूसरा लेसन था, देखें एक लेसन और था जो लोगों ने रियलाइज नहीं किया, वो था लेसन ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट हुई थी, फिर कुछ लोगों ने मिस कमिटमेंट कर दी। हाँ, ये बात नहीं, ये देखे ना, ये तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसके। अच्छा, उसका रूहानी पहलू भी है और उसका दुनियावी पहलू भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या सीखा हमने? मेरा आपसे सवाल यही है, आज भी यही है। देखें, बात सवाल हमेशा ये सवाल जो है वो जिंदा रहेगा और इसका जवाब भी जिंदा रहेगा कि जो लोग मफादात को सामने रख के अपनी चीजों का तयन करेंगे। आप तो आज जस्टिफाई कर रहे हैं, आप आज बोल रहे हैं नहीं, इंटरेस्ट जस्टिफाई मींस एंड एंड्स। आप बोल रहे हैं नहीं, आपके मुल्क में ये आर्गुमेंट चल रही है। देखें, आर्गुमेंट यही है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये आर्गुमेंट आपकी चल रही है। सारे लोग सीखा क्या फिर क्या आपने? सारे लोग कह रहे हैं कि मफादात जो होते हैं वो अहम होते हैं, सियासत में मफादात अहम होते हैं। मैं कहता हूं नहीं, पहला मफाद यही होता है कि आप सच के साथ हैं या नहीं है, आप हक के साथ हैं या नहीं। प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब है अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप तो वो सब प्रिंसिपल्स के लिए किया था ना, वो सब कुछ प्रिंसिपल्स के लिए किया था। अगर जो नहीं करेगा और जो मुआशरा नहीं करता, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तान के रेफरेंस में या मुस्लिम मुआशरे को सामने रख के ज्यादा कर रहे हैं, माजरत के साथ। मैं भी आपसे माजरत कर लूं। नहीं अच्छा, और लेकिन जो अभी जो इंडेक्स आया है दुनिया का कि कौन है जो एथिक्स में इस्लामी कवानीन के करीब तरीन गवर्नेंस हो रही है, तो वो सबसे पहला नंबर जापान का है। मुबश्शिर मीर साहब, लेकिन मैं यहाँ पे अब आपने मुझे छेड़ दिया। अब आप बताएं, आपने बिरादर मुस्लिम मुल्क के कहने पर अपने मुल्क से जो लोग पनाह गुज़ीन, पनाह लेने के लिए आए थे, पढ़े लिखे मुल्क की बात कर रहा हूँ, शायद आजकल उस मुल्क का जिक्र ज़्यादा है, आप लोग गाड़ियाँ भी चला रहे हैं उनकी, तो आपने वापस कर दिया। तो उसूल कौन सा रहा? कौन सी कमिटमेंट आपने पूरी की? ये तो
देखिए कोई ये- नहीं ये हाँ, कोई ठीक है, सुन नहीं, लें, ये प्रेसिडेंस से है, नहीं, याद हाँ। रखें, इसके प्रेसिडेंस इंसानियत के असूलों से कायम बिल्कुल, किया बिल्कुल, गया, बिल्कुल, बिल्कुल इंसानियत सही के है। असूलों से कायम किया गया। लेकिन एक चीज आप देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं कि आपने जो सवाल उठाया था, सवाल ये था कि सच्चाई तो सामने आ गई, प्रेसिडेंट सेट हुआ, हमने क्या लिया। तो मैं उसके जवाब में कह रहा हूं कि देखें, अगर किसी ने लिया है तो वो जापान ने ले लिया, हमने नहीं लिया। उन्होंने सीख लिया, उन्होंने हमने सीख नहीं लिया। सीखा। तो कसूर हमारा हुआ ना। अब सच्चाई और हक का कसूर नहीं है। अब देखें, अल्लाह की रहमत जो है वो सब पे मेहरबान है। मेरे अल्लाह पास सबको- बहुत सारे तारीखी वाकयात हैं मुस्लिम हिस्ट्री से, जिनको प्रेसिडेंस के तौर पर प्रेजेंट करके मैं आपको बता सकता हूं कि अभी जो एक्शंस हैं दे डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स एंड द एंड्स। तो फिर आपने सबक नहीं लिया ना। हाँ, आप हमने ये नहीं बोले लिया आपने ना। सबक नहीं लिया। वो हमारा कसूर है ना, फॉरेन पॉलिसी क्या थी? हमारा कसूर है कि देखिए, हमने सबक नहीं लिया। तब तो सिटी स्टेट्स थी ना, हाँ। तब सिटी स्टेट्स थी, State- फॉरेन पॉलिसी थी। बिल्कुल। तो वो सिटी के रूलर की, या जो भी, मतलब ये कि जिसे हम एक इलाके का गवर्नर कह लें, बट देवर बाउंड, देवर इंडिपेंडेंट, सेमी ऑटोनोमस। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाई ना। उन्होंने कहा जो पावर है, माइट इज राइट। आप आज यही कर रहे हो। यही कर रहे। दुनिया की बात कर रहा हूं, हाँ, हमारी बात नहीं कर रहा। हम तो बहुत अच्छा मुल्क है, हम तो हर काम सही कर रहे हैं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। आप समझें बात को, हालात वाकयात जी, आपकी बात को भी मैं खुल समझ के गया। बोल नहीं पा रहा। नहीं, आप खुल के बोल आप रहे हैं। बताएं क्या फॉरेन देखिए, आप बोलते हैं इंटरेस्ट देखिए- है आम। अच्छा, इस चीज को छोड़ दें, इसी चीज की कायदे आजम जो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाई ना। उस फॉरेन पॉलिसी के कुछ रहनुमा उसूल हैं। कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं करता, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं करता। जो रहनुमा असूल तब दिए गए थे, आप उन रहनुमा असूलों को फॉलो कर लेना। नहीं कर रहे। आपका रहनुमा असूल ये था कि आप किसी बड़े पावर का पपेट नहीं बनेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा आप इसीलिए बने थे। मैं नहीं बोल रहा, आप मोहम्मद अली जिन्ना साहब की उठा लें आप रहनुमा असूल। उन्होंने कहा राइट इज राइट। इवन आपने कहा माइट नहीं, आप कहते इवन हैं फिलिस्तीन के ऊपर बड़ा ओ बाकायदा- यस, उनका बाकायदा बड़ा stance। स्ट्रिक्ट स्टांस था। क्या मुस्लिम उम्मा के मुतालिक उन्होंने अपना रहनुमा उसूल नहीं दिया था? दिया, बिल्कुल दिया। तो कोई चीज ऐसी तो नहीं कि जो, लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, हाँ, गलती नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं देखें, आपसे हम पूछ रहा बहुत सी हूं। चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, ये बात हकीकत है। हाँ। लेकिन बात यह है कि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? फ्यूचरिस्टिक ये है कि ठीक है, हमें तारीख का एक, हमें जिसका हम तस्करा आज कर रहे हैं, वाक़या करबला का, उससे हमें जो सबक जो ड्राइव किया है, उसे हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की कोशिश करें। उसको हम किस तरह हम हक और सच का साथ दे सकते हैं, किस तरह हम एथिक्स को जो है वो जो है ना इंश्योर कर सकते हैं अपने माशरे के अंदर। और सिर्फ वो सियासत में ही नहीं है, आपने जैसे कहा बिजनेस में है, मीडिया में है, बाकी कारोबार में, दीगर हर जगह हमें उन चीज़ों का, मैं कहता हूँ बड़े बड़े मिसालें उन्होंने कायम की। एक मिसाल मैं दे दूँ आपको चलते चलते, वो है तो अपना जनाबे मौला अली के हवाले से है, जो प्रेसिडेंट सेट करने वाली बात होती है कि उनके जो एक साथी थे, जो सपोज टू बी द, जैसे बोला जाता था कि साथी और ग़ुलाम, लेकिन यह कि वो ग़ुलाम में शुमार तो नहीं करते थे, लेकिन वो अपना एक कंपेनियन शुमार करते थे, जिनका नाम था कंबर। तो वो उनके साथ बाजार गए और उन्होंने कहा कि कपड़े की दुकान पे उन्होंने कहा कि दो तरह के कपड़े दिखाओ, एक महंगे वाला रेशमी और एक सूती सस्ते वाला। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेशमी महंगे वाला है वो मौला अली अपने लिए पसंद करेंगे और सूती जो है वो अपने कंपेनियन के लिए पसंद करेंगे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ये जो महंगे वाला है ये कंबर के लिए बनाओ कपड़े, और जो सूती है ये मेरे लिए बनाओ, तो कंबर ने कहा मौला ये क्या कर रहे हैं आप वो बनाएं। तो देखें जुमला, देखें इसके अंदर एथिक्स, इसके अंदर रिस्पेक्ट, इसके अंदर जो चीज़ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, नहीं नहीं तुम मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझ पे सूती अच्छा लगेगा, तुम जवान हो, तुम्हारे ऊपर रेशमी अच्छा लगेगा। ये चीज़ें तो वो देखे गए हैं, एक एक वाकया, एक एक चीज़ जो है वो उन्होंने मिसालें कायम की हैं, और वो मिसालें कायम करने का मकसद ये था कि लोग इससे इस्तेफादा करें। अच्छा, इससे वैसे और भी हमने मैं नहीं आपको बता दूं, इस्तेफादा किया, तसव्वुर वो बात आपकी ठीक है, हमने नहीं इस्तेफादा किया। अभी इन्होंने सिर्फ एक मिसाल दी। वैसे मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल उनका जो एटीट्यूड, हम वर्ड स्लेव यूज़ करते हैं, इन्होंने सही उसको बताया कि वो कंपेनियंस के तौर पर इन्हें ट्रीट करते थे। उनकी ट्रीटमेंट
इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ट्रीटमेंट थी टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हम टर्म स्लेव यूज़ करते हैं, ये लोग उस तरह से स्लेव्स की टर्म यूज़ नहीं करते थे। इवन व्हेन दे हैड प्रॉपर, जिसे आप कहें कि एक आम माशरती ज़िंदगी का वो हिस्सा होते थे। बिल्कुल, और आपने बराबरी से और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, इन्होंने चूँकि रेफरेंस दे दी तो मैं और भी वाक़यात आपके सामने बयान कर सकता हूँ उनकी शख्सियत और हस्ती के मुतल्लिक, लेकिन वक्त चूँकि हमारे पास कम है, क्योंकि इन्होंने एक वाक़या बताया, इस तरह के रिलेटेड और वाक़यात, और फिर ज़ाहिरी बात है उनकी औलाद जिनके मुतल्लिक हम जानते हैं वो बराह रास्त है उसके फ्रॉम उनसे सीखने वाले। उसके अलावा भी जो है ही हैड ए वेरी रिच हेरिटेज एंड वेरी फुल ऑफ लाइफ, तो ये एक चीज़ है उस हवाले से भी। और ही हैड, हमने उनकी लाइफ को ज़्यादा स्टडी किया नहीं, मैं आपको सच बताऊं। एक लाइन आप इजाफा कर लें, क्योंकि बीच में हमने वो जिक्र तो किया, ये रह गया, तो आपने फिर ये जिक्र किया आपने, तो एक और फजीलत की बात है। आप देखें कि एक वाक़या है जो हदीस किसा के में बयान किया जाता है, और हदीस किसा पढ़ी जाती है, और वो पढ़ी जाती है, रवायत है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कि मेरे घर के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद, और वो चादर के अंदर थे, और फिर हम सारी फैमिली उसमें गए। लेकिन उसमें जो दो लाइनें हैं मुझे बहुत पसंद हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो बचपने में हैं, ज़ाहिर रसूल पाक के दौर में वो बचपने में थे, तो वो आके अपनी वालिदा से सलाम के बाद ये फरमाते हैं कि मैं अपने घर में अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिन्हें इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग जबन रसूलुल्लाह कह के पुकारते थे कि रसूल के बेटे, और वो मुबाइला के वाक़े के साथ तो बिल्कुल ही वो रसूल के बेटे के तौर पर जो है उन्हें जाना जाए। अब इसी तरह जब इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन घर में दाखिल होते हैं तो उनका उससे भी 1 साल छोटे बचपना है, और वो भी वालिदा के साथ सलाम के बाद कहते हैं कि मैं अपने घर में अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्हें अपने नाना की खुशबू आ जाती थी। और मैं आपके घर आऊँ या आप मेरे घर आएँ, या हम अपने बुज़ुर्गों के बाद हमें कभी खुशबू आती है कि आज मेरे घर में मेरे फलां बुजुर्ग की खुशबू आ रही है कि वो घर में आए? लेकिन ये वो हस्तियां थीं, यानी कि जिन्हें आप कह सकते हैं चूजन वन, इमाम हसन और इमाम हुसैन, और उनका ताल्लुक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि जो इस्लामिक स्टेट जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, वो जो ताल्लुक इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने नाना से बना, उन्होंने उसके कस्टोडियन थे। उस स्पिरिचुअल जो उनका सफ़र था उसके कस्टोडियन थे। जो उन्होंने वो सिस्टम बनाया उसके कस्टोडियन थे। लिहाजा उन्होंने खिलाफतों को कुर्बान किया और इमामत के सफ़र को जारी रखा। ये एक अहम सबक यहाँ पर यह भी है कि डेडिकेटेड परसूट ऑफ नॉलेज वाज देयर मिशन। और जब मैं नॉलेज की बात करता हूँ, ये नॉलेज ज़ाहिरी बात है जिसे आप वर्ल्डली नॉलेज समझते हैं, ये वर्ल्डली नॉलेज तो होगी, पर उनकी जो डेडिकेशन रही एज ए कंप्लीट, मैं कहूँगा क्योंकि द होल फैमिली वाज लिंक टुगेदर, बहुत कम लोग इस चीज़ से जानते हैं। इनमें से अक्सरियत ने अपनी पूरी लाइव्स एजुकेशन, परसूट ऑफ नॉलेज, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये देखें ये बड़ा वेलफेयर ऑफ द पीपल की तरफ सर्व की। मैटर्स ऑफ द स्टेट से हटके, क्लेम टू द स्टेट से हटके, एक शख्स ये जानता हो कि एक वक्त पर अगर वो चाहे तो क्लेम टू स्टेट कर सकता है, लेकिन नहीं किया, उसके बजाय सिर्फ परसूट ऑफ नॉलेज की। और डेडिकेटेड एंड डिटर्मिन्ड, नॉट फॉर 1 ईयर बट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये प्रोग्राम में वक्त कम था, नहीं तो फैमिली मेंबर्स के मैं आपको नेम्स भी बताता जिन्होंने डेडिकेटेड। एक आखिरी लाइन कहने की आप मुझे इजाजत देंगे? एक टाइम मेरे पास खत्म हो गया। सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ कि जो रोशनी है, जो हक है, जो सच है, जिसको जैसे अली ने कहा कि सदियों से उनको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस सच्चाई की जो असल चीज़ ये है कि वो इतने जुल्म के बावजूद आज जिंदा है, आज उन्हीं का नाम लिया जा रहा है।
यही सबसे बड़ा उनका मौजज़ा है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लेकिन